रंजना है नहीं, चली गई है। कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया था? 26 डन राइट। ट्वेंटी सेवेंथ, इसका आंसर बताओ। ये किस किस का गलत है? इसमें क्या गलत है? इसमें भी डाउट है? ये और मतलब किस किस का सही है ये? गुड। मानवी गलत क्यों है? क्या बात, क्यों नहीं कर रहा? ये मुश्किल लग रहा था। तो होने देते ना, एक वाइड गेस लेते, देखते हैं। ये इस ऐसे क्वेश्चंस पे ले सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे यू कैन जस्ट टेक अ गुड गेस। सो एनीवेज, मैंने आपको जब हाई पावर्ड मनी टर्म इंट्रोड्यूस करा था ना, मैंने आपको यही बोला था ये पैसा सेंट्रल बैंक का है। जब पैसा सेंट्रल बैंक का है, वो तो लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। हाई पावर्ड मनी एक ऐसा पार्ट है सेंट्रल बैंक का। वो याद है मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? मतलब सही बताओ, टेस्ट बिना नोट रिवाइज करे चले गए थे क्या? नॉर्मल वाला बता दो। वन तो बहुत सारे सकते हैं, वो जहाँ पे एस था, एच था और एम एस था। सॉरी, कौन सा था वो? और एक मनी मल्टीप्लाई भी था ना। उनके बीच में क्या रिलेशन है? मेरे को एक इक्वेशन बता दो, फिर मैं बताऊंगी। ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है मेरे को लाइट, मेरी आईज में। कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज। So high powered money represented by H or sometimes B, very rarely but somewhere। M0 monetary base ही है, और अगर किसी को M0 याद हो क्या रिप्रेजेंट करता है तो वो हो जाता है क्वेश्चन। M0 जो है ना आपका, वो यही है, मॉनेटरी बेस ही बोलते हैं उसको। ऐसा पैसा जो सिर्फ आरबीआई हैंडल कर रहा है। समझ आया? उसके अंदर क्या क्या है? ऑब्वियसली जो पैसा आरबीआई हैंडल कर रहा है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज राइट। अब आप मुझे बताओ, जो मॉनेटरी बेस होता है, इट इंक्लूड्स व्हाट? सी प्लस नॉट विद कमर्शियल बैंक वगैरह, ठीक है? आरबीआई के साथ ही कोई और डिपॉजिट्स भी हो सकती हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और एक करेंसी है। ये मिलकर आपका बनता है M0, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस जिसको आप एच भी बोलते हो, मॉनेटरी बेस को आप हाई पावर्ड मनी भी बोलते हो, ठीक है? देखो इतना आसान क्वेश्चन है ये। पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट अवे इजी है, लाइक वेरी इजी। समझ आ गया? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट, इसको आप M0 भी बोलते हो। सॉरी, व्हाट इज बैंक रन? होता क्या है वो? राइट right. एक ऐसी सिचुएशन जब बहुत सारे डिपॉजिटर्स बैंक के पास चले जाते हैं कि हमारा पैसा दो। उन्हें ऐसा लगता है शायद बैंक बंद होने वाला है, या शायद कोई ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे बैंक को इशू हो सकता है, कोई भी रीजन जिससे कि बैंक कोलैप्स कर सकता है अपना फंक्शन। इसकी वजह से बहुत सारा और एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो चुकी है कि ये बैंक अपने फंक्शंस को बंद करने वाला है। तो वहाँ पे एक सिनेरियो हो जाता है वेयर सो मेनी डिपॉजिटर्स
go to the bank and ask for their money. Okay, so which is the right option? A situation where a large अब अगर किसी को नहीं आता वो करे क्वेश्चन तो कैसे करेगा? A situation where bank hold excess cash reserves, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे. Second, a situation where bank closes its branches after being, that is not bank run, that is not bank run. Convict होने के बाद वो क्या क्या लेना देना इसका? Non compliance by banks with the guidelines provided by R, ये भी नहीं है. So it is obviously fourth. And what about the next? Right, it's C. ये तो क्वेश्चन बहुत स्टैटिक टाइप है, ये तो लर्न करने पड़ेंगे. जो आपके 5 ईयर प्लान्स है ना उनमें बहुत बड़ा रोल ये भी प्ले करते हैं. और इन्हीं के नाम पर भी एक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान पूरा ही बना हुआ है विच सेज कि देयर शुड बी हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी along with various focus on other sectors as well, but the main idea was to focus on industries, industrialization, right? So उसके हिसाब से इस इन्होंने हमारे 5 ईयर प्लान की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है, right? And what is the next? In the context of taxation system, consider the following taxes. बताओ इनमें से कौन से टैक्स रिग्रेसिव है? पहली बात, रिग्रेसिव टैक्सेस वो होते हैं जो मेजरली इनडायरेक्ट होते हैं. ऐसे सोच सकते हैं इनमें से जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका कौन सा हो सकता है? पहली बात ये देखो, रिग्रेसिव टैक्सेस कौन से होते हैं, समझ आए? अब यहाँ से आपको करना है कि इनडायरेक्ट कौन से और डायरेक्ट कौन सा है. क्या एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है? यस. क्या सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है? क्या कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इनडायरेक्ट है? ये नहीं है. इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. इट इज मोस्ट लाइकली अ सिक्योरिटी टैक्स. बहुत लोग शेयर वगैरह में डील करते हैं ना, उसमें भी जो टैक्स करता है कमोडिटीज टैक्स, उसकी कैटेगराइजेशन में ये टैक्सेस आते हैं जिसको हम कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी बोलते हैं. एंड इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, जब 10-20 टैक्सेस के बारे में बस रीड कर लोगे हल्का फुल्का 1-2 लाइन, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेट एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी ओपन. थर्टी वन तो आपके उसका ही नहीं, इसका इकोनॉमिक्स का. ठीक है, थर्टी सेकेंड. इसका आंसर कितना सही? इसका आंसर किसी का ठीक था? पहली बात ध्यान से सोचो, वेज एंड नीड एडवांसेस एक ऐसी चीज आई थी जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के कॉन्सेप्ट से आई थी. लिक्विडिटी मतलब कैश ट्रांजैक्शन नीड. अब कैश की बात हो रही है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की तो बात हम कर ही नहीं रहे. वेज एंड नीड एडवांसेस तो शॉर्ट टर्म की डिमांड को फुलफिल कर रहा है ना, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अलग ऑप्शंस हैं. बट वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मेन फोकस था टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बैंक. So that is why it is incorrect, because they are focusing and specifically saying it is a long term thing. No, it is a short term. And second, कि it is only available to central government and not to state government. No, it is also available to state governments. एक बात बताओ, बैंक तो स्टेट्स में भी है ना, why can't they avail the facility of ways and means advances? किसी को भी पैसों की नीड हो सकती है ना, इमीडिएट पैसों की नीड. और थर्ड सही बोल रहे हैं, अगर मेरे रिसिप्ट और पेमेंट में बैलेंस नहीं है, मैं इसके थ्रू भी पैसे रेज कर सकती हूँ. वन ऑफ द वे इज दिस ऑल्सो, राइट?
तो इसमें एक ही ठीक है, एंड दैट इज ऑप्शन थर्ड. वाई? क्योंकि देखो, एक बिल्कुल हल्का सा पॉइंट है, ये शॉर्ट टर्म है और ये वाला अवेलेबल टू स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, एंड यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट. नहीं, वेज एंड मीन्स एक नाम से गवर्नमेंट चीज लेकर आई थी. मैंने इसके बारे में लिखवाया हुआ है आपको, पढ़ा था. जैसे रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट है, ये नाम है ना. तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी नाम है एक फैसिलिटी का, कि आप, और इसकी एक और रिक्वायरमेंट थी कि आपको 90 दिन में पैसे रिटर्न करने हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करिए तो आपको इतना पैसा हम देंगे कि आप 90 दिन में जब तक वापस ना कर दो उसके बाद हम और लोन आपको नहीं देंगे, जब तक आप वो 90 डेज का फुलफिल ना कर दो पैसा रिटर्न, आई मीन. सो इसके लिए लिख लो, क्योंकि देखो, यस. और कब आया था वेज एंड मीन्स एडवांसेस? विच ईयर वेज एंड मीन्स एडवांसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड? यस, 1990. देखो, मेजर चीजें ना 1997 में ही हुई है, थोड़ा सा याद रखना. 1997. अगर बाय चांस आपने कभी ये सोचा कि 90 दिन से ज्यादा कोई फेल कर जाए देना, ये आपकी ऑब्लिगेशन है जो आपको 90 डेज तक फुलफिल करनी है. यू हैव टू रीपे, एंड देन आपको दोबारा नीड हो तो आपको मिलेंगे पैसे. जिस बैंक ने 90 डेज तक नहीं दिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे. इसके अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर क्या होगा कि आपको 90 डेज में रीपे करना है. अगर आपने रीपे नहीं करा तो आपको फर्दर पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? अब इफ देर इज वन केस, अगर मैं आपको बोलूं देर इज अ बैंक दैट फेल्ड टू मेक अ रीपेमेंट फॉर लाइक 90 डेज, अगर वो बैंक 90 दिन तक पैसे नहीं दे पाया है तो क्या होगा? 90 डेज ओवर एंड द बैंक फेल्ड टू पे. वो तो एक है, बट ऐसे थोड़ी किसी को हम जाने देंगे. हाँ, मैंने लिखवाया था बैंक फेल्ड टू रीपे, ठीक है, बट कोई भी इतने आसानी से जाने नहीं देगा. तो अब वो क्या करेंगे? पहली बात, इसके जो पैसा हमने दिया था उसको हम ओडी में डाल देंगे, ओवरड्राफ्ट. उसका ओवरड्राफ्ट बना देंगे और 2% इंटरेस्ट रेट लगा देंगे, कि जितना मिस कर रहे हो 2% लगता रहेगा उन पैसों पर. आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं, हर महीने 2% लगाते रहो या जितना भी है, ठीक है. ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो लोन, ठीक है. इसका मतलब इस पे 2% और जो एक्चुअल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% ऑन दैट. सो इट इज अ पेनल्टी ना. 90 दिन के बाद दोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है. सो राइट डाउन, ये मैं लिखवा देती हूँ आपको. ये समझ आ गया कि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए है और 1997 में आया है, ठीक है. इसके आगे एक पॉइंट देख लो, इफ द WMA एक्सीड्स 90 डेज, अगर 90 दिन से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? if the WMA if WMA means ways and means advances exceeds 90 days, it would be treated as an overdraft ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रेट ऑन, नहीं नहीं, पॉइंट लिखवा रही हूँ इसी का, लिख दो आंसर नंबर 32 करके पॉइंट लिख दो, ठीक है. जब भी आप पढ़ो कभी क्वेश्चन तो याद आ जाए कि अच्छा इसमें ये एक्सप्लेनेशन थी. क्या लिखा है लास्ट टाइम? ब्रैकेट में लगाओ इंटरेस्ट रेट ऑन ओडीज या ओवरड्राफ्ट्स इज 2%.
लाइट है ना, ये है, तो यहाँ पे तो चार्ज नहीं होगा ना ये। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड्स, थर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड्स, कॉमा इंश्योरेंस, ये नहीं चाहते, आप नहीं चाहते? नहीं, अब बंद हो जाएगा। हाँ, ये नहीं, उन्होंने बोले उनको ज्यादा काम है। तो ये वाले कौन कौन से सही है? 5:30 सर। अरे वो आधे घंटे सर कुछ बात कर रहे थे ना, आप सबसे, तो आधा घंटा मैंने पढ़ाया नहीं था। लिंक तो चलता रहता है, आई डिस्कनेक्ट द कॉल ऑलवेज, आई डिस्कनेक्ट द कॉल ऑलवेज लाइक क्लास। अगर होता तो खुद डिस्कनेक्ट हो जाता ना, जब मैं आपकी क्लास ओवर करती हूँ तब मैं खुद उसे डिस्कनेक्ट करती हूँ, लाइक आई एंड द क्लास फॉर एवरीवन इन द मीटिंग ना। मुझे भी लगता था वो जूम पे होता है ज्यादातर। हाँ, टिगू वाला कहाँ है? मुझे एक्सप्लेन करना है, एक सेकेंड।
सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 38 देखो एक बारी. In the context of taxation system, consider the following. अभी बंद हो जाएगा, डोंट वरी. सो एक बार रीड करो क्वेश्चन सब कोई. अब पिगुवेन कौन थे और पिगू कौन थे? पिगू एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है. वो किस पे काम करते हैं? उनका बेसिक ज्यादातर थ्योरीज टैक्स पर ही है, ठीक है. एक टर्म होती है एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है. लाइक देयर आर टू पार्टीज, प्रोड्यूसर and consumer. Okay, if any activity is taking place but the activity is affecting the third party which is not involved in the process, that means एक ऐसी प्रोसेस हो रही है. इमेजिन करो आप रहते हो और एक इंडस्ट्री आपके आसपास है. आप जहाँ भी रह रहे हो उसके आसपास एक इंडस्ट्री है. वो इंडस्ट्री में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है. और वो इमेजिन उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज हो रहा है जो हम लोग उसके कंज्यूमर्स नहीं है, बट वो इंडस्ट्री आपके आसपास है. वो इंडस्ट्री है, उसके कंज्यूमर आप लोग नहीं हो, बट स्टिल आप लोग पॉल्यूशन को फेस कर रहे हो. तो इसका एक ऐसा रिजल्ट, एक एक्टिविटी का जिसका इम्पैक्ट थर्ड पार्टी पे पड़ रहा है विच इज नॉट इवन रिलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन. इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग और इट कैन बी अ नेगेटिव थिंग. एक्सटर्नैलिटी आपकी दो तरीके की होती है. पहली बात तो एक्सटर्नैलिटी समझ आए क्या होता है? हमारे नहीं, जो प्रोड्यूसर है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको इम्पैक्ट करने की बजाय थर्ड पर्सन को इम्पैक्ट कर रहा है. समझ आया थोड़ा सा? और शुड आई एक्सप्लेन मोर? ठीक है, देखो इमेजिन करो एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है और एक इंडस्ट्री है, ठीक है. इस इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है, वो जो लोग बना रहे हैं वो प्रोड्यूसर है, और हो सकता है यहाँ पे आयरन का कुछ बन रहा है. आयरन वाले कंज्यूमर कहीं और रहते हैं, तो ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है. तो द एक्टिविटी इन दोनों के बीच में है, और हो सकता है इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकल, बहुत एयर पॉल्यूशन हो चुका है, और यहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट लोग, यहाँ के रेसिडेंसी वाले जो लोग हैं, पॉल्यूशन का इम्पैक्ट तो ये फेस कर रहे हैं ना. सो ऐसा चीज, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका इम्पैक्ट थर्ड पार्टी में होता है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन ईदर प्रोडक्शन और कंजम्पशन. ठीक है, अभी समझ आया कि कुछ भी हो रहा है. 2 मिनट रुक जाओ. मैं बोल पा रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आएगी वहां पे. एनी एक्टिविटी हो रही है और इसका इम्पैक्ट थर्ड पर्सन को जा रहा है विच इज नॉट रिलेटेड इन द प्रोसेस. अब एक्सटर्नैलिटी आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. अब देखो इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ. हो सकता है आपने अपने आसपास बहुत अच्छा सा गार्डन बना रखा है, बहुत बड़ा सा, ठीक है. अब उसका जो फायदा है वो सिर्फ आप तो फेस नहीं कर रहे हो, उस गार्डन का फायदा आसपास रहने वाले लोगों को भी एक गुड फील फैक्टर आ रहा है, राइट. अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट थोड़ी बेटर फील हो रही है. जो इतना पॉल्यूशन है क्योंकि वो ग्रीनरी वगैरह है वो ठीक है. सिमिलरली अगर आप पेड़ उगा रहे हो, आपने पेड़ उगाए, उसका डायरेक्ट फैक्टर इनडायरेक्टली तो आपको भी फायदा मिल रहा है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता है. तो ऐसी चीजें जिस कोई भी एक्टिविटी होने से तीसरे इंसान को फायदा हो वो पॉजिटिव है, कोई भी एक्टिविटी होने से तीसरे इंसान को नुकसान हो वो नेगेटिव है. ठीक है, एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कोई भी एक्टिविटी हो रही है बट उसका इम्पैक्ट तीसरे इंसान पर जा रहा है, थर्ड पार्टी पे, जो उसमें रिलेटेड भी नहीं है. ये होता है. अब वो इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट बुरा भी हो सकता है. अच्छा इम्पैक्ट जो होता है उसको हम प्रमोट करते हैं हमेशा, और बुरा इम्पैक्ट हम खत्म करने की कोशिश करते हैं. अगर आप इसको एक पॉल्यूशन के टर्म्स पर ही लेके चलो कि एक इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, सारे लोग जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है उनको फेस करना पड़ रहा है, सो दैट इज एक्सटर्नैलिटी. और पॉल्यूशन खराब चीज़ है तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है. तो जो पिगू है, पिगू का ये कॉन्सेप्ट था कि आपको टैक्स लगाना चाहिए ऐसी चीज़ों पे जो आपके इन्वायरमेंट और सबके लिए खराब है.
जिसका आपको फील होता है कि इसकी कंजम्पशन कम करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाओ। जैसे कि इसमें लगाओ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इसमें आप पिगोबियन टैक्स लगाओ, उनके नाम से फेमस हो गया। वो टैक्स लगाओ ऑन एवरी यूनिट ऑफ पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड। समझ आया? थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो एक नए टर्म से, नया टॉपिक है, 2 मिनट का ही है, बट क्योंकि इस पे क्वेश्चन है, सो दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। देखते हैं अभी क्लास ओवर होती है कि नहीं ऑनलाइन वाली। एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, डिक्टेट लिख लिए? अच्छे से लिखिए। एनी एक्टिविटी दैट डज नॉट इम्पैक्ट, पहली बात एक्सटर्नैलिटी की क्या डेफिनेशन लिखी है? Any activity that impacts the third party which is not directly involved in production or consumption, which is not directly involved in production or consumption. Example में देख लो, pollution from industries, fishes होती है ना, fishes, फिशरी भी एक एग्जाम्पल होता है इसका। मतलब कि वाटर, अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो पॉल्यूशन कर रहे हो आप, और पॉल्यूशन को पानी में आप ड्रेन कर देते हो, तो वो पानी जो जो यूज कर रहा है वो उसका इम्पैक्ट फेस कर रहा है। हाँ, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। एक धुआं है, एयर पॉल्यूशन हो गया, अभी जैसे ये नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है। हाँ लगा, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, बट यू आर अ कंज्यूमर ना। ये तो आप ही को करना पड़ेगा, इट इज लाइक दोनों के बीच में बढ़ जाता है। आप कंज्यूमर हो ना, यहाँ की सर्विस है और कंज्यूम आप लोग कर रहे हो। प्रोड्यूसर जो लोग एक्टिविटी या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर जो सर्विस दे रहे हैं। सो एनी एक्टिविटी दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द थर्ड पर्सन विच इज नॉट इवन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन। समझ आ गया? अब लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लिख लिया? Any activity that has a positive impact on the third person is positive. An activity that has a negative impact on the third person or third party is known as negative. समझ आया? अब जो एक इकोनॉमिस्ट थे, पिगू एक इकोनॉमिस्ट थे, and he used to say that whenever there is a negative externality you should impose a tax, and this is the only way to reduce negative externality. जैसे कि कोई पॉल्यूशन कर रहा है, हर यूनिट पे लगा दो 20 रुपए, लगा सकते हो ना, तो अब वो इंसान कितने यूनिट ऑफ पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूस करते हुए सोचेगा। तो ऐसे टैक्स जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करते हैं वो पिगोबियन टैक्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये कहाँ पे लगता है, ये ऐसी एक्टिविटीज पे लगता है जो हम चाहते हैं कंट्री और इकोनॉमी में कम हो जाए, है ना। अब जैसे टैबैको है, उसका कंजम्पशन इज नॉट गुड, सो यू कैन यूज पिगोबियन टैक्सेस देयर टू रिड्यूस द कंजम्पशन, टू नॉट प्रमोट दैट। एंड लग्जरी गुड्स से तो कोई लेना देना नहीं हमारा, उसका अगर बढ़ भी जाए तो अच्छा है, ना बढ़े तो उससे कोई इकोनॉमी में बुरा इम्पैक्ट तो क्रिएट हो नहीं रहा है, राइट। क्या क्या था ऑप्शंस में? कार्बन एमिशन, अगर कोई कम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है, अभी आपको पता है, आप अगर आपका कोई फैक्ट्री हो उसमें ग्रीन प्लांट्स ना लगे हो, पॉल्यूशन प्लांट्स, तो आपको टैक्स देना पड़ता है, बहुत भारी भारी फाइन भी देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये आपकी इकोनॉमी के अगेंस्ट है। हमने जब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करा है, हमारे अभी 15 ईयर टारगेट्स चल रहे हैं, जो हमने एम रखा है ना कि 2030, 2040 और 2070 तक कुछ चीज़ें पूरी करनी है, वो टारगेट्स हैं। उसमें वन ऑफ द मेन टारगेट इज कार्बन एमिशन को कम करना, हमने सोलर एनर्जी को बढ़ाना है यूज़, उसका रीन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनको प्रमोट करना है, नॉन रीन्यूएबल को रिप्लेस करना है एज मच एज वी कैन, राइट। बहुत सारे एनर्जी सेक्टर्स को प्रमोट करना है। तो अब जब आप बजट देखते हो उसमें एनर्जी सेक्टर्स को बहुत फोकस करते हैं,
तो इससे ये बोल रही हूँ कि जो ग्रीन सेक्टर है उसको प्रमोट करते हैं। और अगर आपका टैक्स लग रहा है कार्बन एमिशन पे, तो ऐसा टैक्स भी पिगोवियन टैक्स ही है, क्योंकि कार्बन एमिशन इज नॉट गुड। अगर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करें हम इसको, टू मच कार्बन इन द इन्वायरमेंट वुड लीड टू, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इसको क्या बोलते हैं? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इट विल लीड टू ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, रिडक्शन इन ओजोन लेयर। करेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज, उसका काफी मेजर कंपोनेंट इज ओजोन, सॉरी CO2। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस लाइक प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ कार्बन, आप पिगोवियन टैक्स लगाओ। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ आया? पिगोवियन टैक्सेस ऐसी एक्टिविटीज पे लगता है जिसको हम चाहते हैं कि वो कम हो जाए आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में। ठीक है। सो लाइक द पिगोवियन टैक्सेस आर इम्पोज्ड, पिगोवियन टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन such things, Pigovian taxes are imposed on such things whose consumption should be reduced, जिसकी कंजम्पशन थोड़ी कम करवानी है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑल्सो, क्योंकि कार्बन एमिशन तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। हाँ, should be reduced, should be eliminated। समझ आया आपको? कोई डाउट? तो अब आप इस क्वेश्चन को करो, अब आप खुद कर पाओगे अब, क्योंकि पिगोवियन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होंगी ना, अभी तो चलो बाय चांस नेगेटिव पे आ गया क्वेश्चन तो पिगोवियन टैक्स लगा दिया। अगर बाय चांस आपका क्वेश्चन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पे आ गया और पूछें कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज को तो प्रमोट करते हैं ना, और प्रमोट करने के लिए आपको क्या देना चाहिए? करेक्ट, यू शुड प्रोवाइड सब्सिडीज। ठीक है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, पिगोवियन टैक्स इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। ये एक्टिविटीज मुझे कम करनी है ना अपनी कंट्री में, तो इन दोनों पे लगेगा। लग्जरी पे कोई लेना देना नहीं। और अगर आपको लग्जरी पे लगाना है तो कैसा टैक्स लगा सकते हो आप? हाँ, पॉजिटिव टैक्स नहीं है कोई ऐसा टैक्स जो कंजम्पशन के साथ साथ बढ़े, क्योंकि लग्जरी है, वो अमीर लोग ही। क्या? वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। देखो अरे नहीं, रुको। एक्सटर्नैलिटी दो तरीके की होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इज गुड, तो उसमें आप टैक्स नहीं लगाओगे, उसमें आप सब्सिडीज दोगे, बिकॉज यू वांट टू प्रमोट दैट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब मैं कैसे बताऊं, आपकी एक फैक्ट्री है, आपने बहुत अच्छा सा ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप कर रखा है जिससे आपकी जो इन्वायरमेंट है उसकी एयर पूरी प्योरीफाई हो जाए, तो वहाँ के आसपास के रहने वाले सारे लोगों को क्लीन एयर मिल रही है, तो दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि वाओ योर इंडस्ट्री इज डूइंग सच अ गुड जॉब, आप अपनी एक्टिविटी को प्रमोट करो, एंड फॉर दैट वी विल गिव यू सब्सिडीज। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट positive externalities, government provides subsidies, and in order to reduce negative, government अब एक टैक्स लगाती है, उसको इकोनॉमिक्स में पिगोवियन टैक्सेस भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसका प्रमोशन हमें नहीं करना गुड्स का। और लग्जरी गुड्स पे ऐसा टैक्स लगाओ जो कंजम्पशन के साथ साथ बढ़े। समझ आया थोड़ा सा? आप देखो, लग्जरी गुड अमीर लोग ही कंज्यूम करेंगे ना, कौन करता है कंज्यूम? लग्जरी गुड रिच पीपल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन पर टैक्स लगा दो, आपकी कंट्री में टैक्स का इलेक्शन अच्छा हो जाएगा, तो उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। समझ आ गया? पॉजिटिव अभी तो बताया, जैसे कि आपने एक गार्डन है, गार्डन आपने प्लांट करा, मतलब आपने बहुत अच्छा, हाँ एक और एग्जांपल, आपने ट्रीज प्लांट कर दिए, आपने अपने लिए करा, बट उसका फायदा तो सबको मिल रहा है ना, तीसरे इंसान को, राइट? अगर आपकी इंडस्ट्री है, सुनो ध्यान से, आपकी एक इंडस्ट्री है, आपने एक पॉल्यूशन प्लांट लगवाया और उससे आपके या बहुत बड़ा सा एक प्योरीफायर लगा दिया एयर का, तो आपकी उस एक्टिविटी की वजह से आपकी पूरी लोकेलिटी की हवा साफ हो रही है। तो देखो, प्रोड्यूस तो आप कर रहे हो और कंज्यूमर कोई और है, बट फायदा तो हर रेसिडेंट के एरिया वाले उन लोगों को हो रहा है ना, है ना? तो ये होता है आपका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। समझ आ गया? अब इस टॉपिक में दिक्कत आएगी, ये इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का सबसे मेन टॉपिक है।
So what is the next question? ये किस किस का सही था और बाकियों का गलत क्यों था? ये सही था? सही है। मानवी गलत क्यों है? करा नहीं? मैं तो जो पूछ रही हूँ वो करा ही नहीं है। ये वाला सही होगा, ये एज इट इज डेफिनेशंस है। बताओ कितने मैच है करेक्टली? लास्ट वाला सही तो है। ये वाला एब्सोल्युटली मैच्ड है, राइट? दिस इज करेक्ट। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू इज दिस। इफेक्ट देखो, रेवेन्यू डेफिसिट पता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिव। उसको और बेटर करने के लिए क्या होता है, आप रेवेन्यू डेफिसिट में से जब ग्रांट्स हटा दो तो आपका क्या बन जाता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और मैंने आपको आपको पता है ये किस ईयर में आया था? इफेक्टिव रेवेन्यू किस ईयर में आया ये? अच्छा। नहीं, ज्यादातर, बट सारे नहीं। ये किस में आया था? ये किस में आया था? देखना यार, मतलब आप सच बताओ, आप जब टेस्ट के लिए अपीयर हुए थे आपने खोले भी नहीं अपनी बुक? ये लिखवाया है मैंने, मुझे अच्छे से याद है। देख सकते हो, अभी देखो 2012 है और ये लिखवाया भी है, लिखा होगा देखो, जहाँ पे डेफिसिट्स के बारे में लिखा है, लिखवाया है मैंने। हाँ, टाइप्स ऑफ डेफिसिट के अंदर लिखवाया है। Like I remember what I dictate mostly. उस क्लास में नहीं होंगे फिर आप, probably, right? बहुत रीसेंट टर्म है ये, बजट में आया था 2012 के, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। उन्होंने बोला कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, वो कभी कभी इनकरेक्ट पिक्चर शो कर देता है। कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला रेवेन्यू, लेट प्लीज, पता है दिक्कत यही होती है, जो ये पॉइंट्स नहीं समझता ना उसे पेपर में दिक्कत होती है। एक एक चीज मैं बता रही हूँ बिकॉज देयर इज अ रीजन। यू रेड द क्वेश्चंस कैसे कैसे एक एक पॉइंट पे दे ट्रिक यू। रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिव। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने ग्रांट्स भी दे रखा है। जैसे कि आज आपने मॉर्निंग में एक पॉइंट बोला था कि ग्रांट से भी तो पैसे आ जाते हैं, इनडायरेक्ट पर्पज से आ जाते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एक्टिविटीज से, राइट? तो उन्होंने 2012 में बोला कि कुछ पैसा हम जो ग्रांट में देते हैं, कभी कभी कोई कोई स्टेट उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज बना देती है। जिससे मैंने एक उत्तर प्रदेश को एक सेंट्रल ने ग्रांट दिया और उसने बाय चांस उस ग्रांट को अच्छे से यूज करके बहुत अच्छा से एक हाईवे बिल्ड कर दिया। अब वो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहा है, ईजी लाइक कम्यूट कर रहा है लोगों का, सब हो रहा है। तो उससे हुआ कंट्री, उस स्टेट में अच्छा पैसा जनरेट होने लग गया। तो इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। तो ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी हैज इंक्रीज, राइट? सो उन्होंने बोला कि अब करो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दैट स्टेट्स के आप रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स माइनस कर दो, बिकॉज इनडायरेक्टली ग्रांट से आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, दिस इज इन ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें और प्राइमरी डेफिसिट तो सिंपल है। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फिस्कल डेफिसिट? अगर फिस्कल डेफिसिट को एक तो हम ये बोल सकते हैं नॉर्मल, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, हाँ इसमें तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग रहेगा, और या तो फिर ये पूरी बोरोइंग्स होंगी, राइट? ठीक है, सो यस, ये क्वेश्चन मोस्टली सबका ठीक होना चाहिए था, और जिसका नहीं हुआ प्लीज इसको लर्न कर लो। मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ। आप एक प्रोड्यूसर हो, आप सब एक प्रोड्यूसर हो, आपने गुड प्रोड्यूस करा, आपने उसमें जीएसटी दिया, ठीक है, 15,000 रुपये का आपने जीएसटी पे करा, या कोई टैक्स पे करा 15,000 रुपये का, ठीक है? आप एक प्रोड्यूसर हो, यू हैव पेड अ टैक्स ऑफ 15,000। नाउ बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर,
आप कुछ सेल भी करोगे और उस सेलिंग पे आपको जीएसटी मिलेगा भी, मिल सकता है, पैसा मिलेगा ना, सेल करने पे जीएसटी कलेक्शन आपकी भी होगी, और हो सकता है वो आपका 20,000 का हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करोगे आप, जो आएगा आपका 5,000। ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पैसा आ रहा है टैक्स देने से इनपुट के प्रोसेस में। समझ आया? अब इन्होंने आपसे पूछा है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग स्टेट जीएसटी लाइबिलिटी, और इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम गुड ट्रांजैक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग जीएसटी लाइबिलिटीज। यस, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उस पैसे में से ये आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आप कैसे दे रहे हो, वो नहीं कर सकते, बट आप उस पैसे को यूज करके जीएसटी की लाइबिलिटीज दे सकते हो। मतलब जीएसटी आपके 5,000 बच गए ना, कोई लाइबिलिटी आपकी, आपने वो प्रीपे कर दी। सेकेंड स्टेटमेंट वो बोल रही है, बट पहली क्या बोल रही है, सीजीएसटी यूज करके आप एसजीएसटी की लाइबिलिटीज दे रहे हो। ये क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का? ये तो एक साथ मिले हुए टैक्सेस है ना, मतलब सीजीएसटी से पैसा कमा के एसजीएसटी, बट टोटल तो एक ही साथ आता है आपका। उस ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका जितना भी क्रेडिट मिला बचा उसको यूज करके आप जीएसटी की लाइबिलिटीज दे सकते हो। कुछ समझ आया? पहली बात तो इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ आ गया ना, कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कुछ प्रोड्यूस करा, उसके लिए मेरे को 15,000 का टैक्स देना पड़ा, लेकिन मैं एक प्रोड्यूसर, मैंने सेल भी करा, मुझे उसमें जीएसटी कलेक्शन हुआ, और उन दोनों का डिफरेंस 5,000 हो गया, या ऐसा कुछ भी, तो दिस इज अ टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट इन टर्म्स यू आर गेटिंग मनी। उस पैसे को यूज करके आई कैन लाइक ऑब्लिगेट, मैं पूरी कर सकती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऑब्लिगेशंस लाइक जीएसटी। बट व्हाट अबाउट दिस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी का पैसा लेके एसजीएसटी में दूं, ये तो मेरा काम है भी नहीं। समझ आया? इसका आंसर क्या है 40 का? आई थिंक 2 ओनली। समझ आ गया अच्छे से? ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये ठीक था किसी का? कैसे मतलब आता था ये? वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? एक्सप्लेन कर दो आप। बताओ। पहला तो गलत था, बट क्यों? नहीं, इतना देखो, अपने ऊपर अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखा करो, ठीक है? अगर आपको लगता भी है ठीक है तो क्यों ठीक है, बस इतना बता दो। सिर्फ 40 क्वेश्चन हुए हैं। समझ आ रहे हैं? अगले टेस्ट में कितने समझो फिर मैं? 90। 90 ज्यादा हो गया ना, 70 तक तो ला सकते हैं, 70 तक तो आ सकते हैं। और जिसके बहुत कम है वो 50 तक लाए, जिसका ऑलरेडी 40s 50s में, वो 70 तक जाए थोड़ा, वो 50 तक आए, और 10 20 वाले 30 40 से ऊपर जाएं। अच्छा हाँ, आप लोगों के करेक्ट कितने मुझे बताना, मुझे बताना था। एक सेकंड, पेन नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, गिर जाएगा। एक second। पहली बात तो इसका फर्स्ट क्यों गलत है? करेक्ट, तो ये जो बात है ना कि एसडीएफ भी एक टूल है जो लिक्विडिटी ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इंजेक्ट नहीं कर रहा। दोनों का काम यही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी, इंजेक्शन नहीं है ऐसे टूल्स का काम, है ना?
ठीक है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हो गया, अभी बता देना जाने से एक फाइनल मार्क्स पहले ही डिस्कस कर लो। 41st बस ये वाला तो बता दो। और 42 देखो, पीयर टू पीयर लेंडिंग इज वेरी इजी। पीयर टू पीयर लेंडिंग इज बहुत सारे इंटर बैंक्स एक दूसरे को जब पैसे लेंड कर रहे हैं। हाँ, ये बता दो। SDF is a tool किसने चेक करे? ठीक है, अब कितने बढ़ रहे हैं? पहले 41st लास्ट कर लो, फिर काउंट करना। ठीक है, बीच में रुक जाओ, उसका नाम एक सेकेंड। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि एक SDF नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है SDF की? SDF एक ऐसा टूल है जो इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी वाइल ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों का काम ही एब्जॉर्प्शन है। सबसे पहली बात, ये इंजेक्ट नहीं करता है, इसका भी काम एब्जॉर्ब करना ही है। समझ आया? नेक्स्ट इज SDF इज अवेलेबल ऑन all weeks while FRRR is only available on certain days। ये गलत है सही है? पहला वाला गलत है। एक बात बताओ, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी थी वो तो आप किसी भी टाइम जाके अवेल कर सकते हो, किसी भी टाइम किसी भी दिन ऑपरेटिंग आवर्स में। इसका जब हमने स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी पढ़ा था उसमें हमने ऐसा नहीं पढ़ा था ना कि वंस इन अ वाइल निकलती है इसकी डेट। बट FRR जो है, रिवर्स रेपो या रेपो रेट्स हैं, ये एक टाइम पीरियड में निकलते हैं। समझ आ रहा है? एक फिक्स टाइम पे सेट होते हैं कुछ इस हिसाब से। और SDF जो है इसकी फैसिलिटी हर टाइम अवेलेबल होती है। और नेक्स्ट जो आपका बोल रहे हैं SDF में कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होता। शॉर्ट टर्म लोन है, तुरंत डिपॉजिटरी फैसिलिटी तो है, इसमें कोलैटरल नहीं चाहिए होता। समझ आया? आप मेरे को एक बारी मार्क्स बता देना अपने सारे। मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, सारे फिर से रिकैलकुलेट कर लो। एक सेकेंड।